10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप एक क्या है, महादेश है। यूरोप महादेश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांसा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश आते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद में, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला क्या, पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, नेपोलियन का सैन्य अभियान, मेटरनिख प्रतिक्रियावादी नीति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है, तो समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। तीनों वर्ग के बीच काफ़ी असमानता थी, मतलब भेदभाव, अलग अलग बात विवाद। फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या थे, तो लुई 16वां के राजशाही का अंत था, जनतंत्र का स्थापना था। यूरोप में देशों में राष्ट्रवाद का प्रसार। नेपोलियन युग क्या है, तो 1804 से 1815 तक की जो टाइम पीरियड है, वही क्या है, नेपोलियन युग है। तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता को लागू किया। 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में क्या हो गया, हार गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, इसके आगे देखेंगे, मित्र राष्ट्रों में नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रखा, और जहां 1821 में नेपोलियन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मेटरनिख युग क्या है, तो 1815 से 1848 तक की जो समय है वो क्या कहलाता है, मेटरनिख युग कहलाता है। यूरोप की विजय शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। ठीक है, मेटरनिख प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना और राजतंत्र का पुनः स्थापना करना। वियना कांग्रेस की उपलब्धियां क्या है, तो इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में क्या किया, विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास के जो राज्य था पोप को सौंप दिया। लोम्बार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। पार्मा, मोडेना और टस्कनी के जो प्रांत है हैब्सबर्ग और राजवंश को दे दिए। जिनेवा और पीडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासतों संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का क्या रहा, एक अधिकार, अपना आधिपत्य जमा लिया, तथा हर संभव प्रयास किया गया राष्ट्रीयता की भावना जागे। 1830 के क्रांति के कारण क्या थे, तो मेटरनिख प्रतिक्रियावादी नीति, चार्ल्स सेक्स निरंकुश शासन, चार्ल्स सेक्स द्वारा जनतंत्रवादी भावना, उदारवादियों द्वारा अभिजात वर्ग, मतलब अलग अलग व्यवस्था का क्या करता था, विरोध करता था। फिर 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या है, तो चार्ल्स सेक्स फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया, मतलब यहाँ छोड़ करके भाग गया। फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया, मतलब उसका यहाँ से खात्मा हो गया। अलेंस वंश लुई फिलिप का शासक बनना, उदारवादी एवं संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, मेटरनिख व्यवस्था को चुनौती। अब नेक्स्ट है 1848। ठीक है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, तो यहाँ पे कारण क्या था कि लुई फिलिप कमजोर नीति, उसका एक कमजोर नीति थी। लुई फिलिप के द्वारा प्रतिक्रियावादी गीजो को क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारात्मक कार्य नहीं करना।
पूंजीपति वर्ग को साथ रखना, असफल विदेश नीति मतलब जो सफल नहीं था, बेरोजगारी एवं भूखमरी का क्या हो गया, बढ़ना, वहां पे आ गया। नेक्स्ट है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या है, तो पुरातन व्यवस्था का अंत, पुरातन व्यवस्था का अंत है। फिर द्वितीय गणराज्य की स्थापना, लुई नेपोलियन III का फ्रांस का सम्राट बनना। 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था, कौन कौन, तो सबोई सार्डिनिया वो राजा, लोम्बार्डी वेनेसिया ऑस्ट्रेलिया, सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंस, पेपल पोप, पद्मा हैबसबर्ग राजवंश, मोडेना हैबसबर्ग और राजवंश, टस्कनी हैबसबर्ग और राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इटली के एकीकरण में बाधक तत्व क्या है, ये VVI क्वेश्चन है। इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है। इटली और ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों में क्या करता था, हस्तक्षेप करता था। पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में थे, ये सभी कारण था। इटली के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन, सिस्पाइन, लिंगुलियन और ट्रांसपेडेन। वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिंडमान और सार्डिनिया का जो एकीकरण किया। मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी सोच, उसका ना एक प्रक्रियावादी सोच था। नागरिक आंदोलन और मेजनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी का योगदान था, किसमें, इटली के एकीकरण में। नेक्स्ट है मेजनी। मेजनी क्या है, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य एक सेनापति था। अगर किसी को अगर क्वेश्चन आया कि मेजनी के बारे में बताइए, तो मेजनी क्या था, एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी का संबंध किससे था, तो कार्बोनारिक गुप्त दल से था। 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का क्या किया, एकीकरण किया, करना चाहा, लेकिन मेटरनिख ने नागरिक आंदोलन को क्या किया, दबा दिया। मतलब उसको, कमजोर है ना, बढ़िया आदमी ऐसे भी कमजोर आदमी को देख करके क्या करता है, दबा देता है, उसी प्रकार दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से क्या करना पड़ा, पलायन करना पड़ा, मतलब यहाँ से छोड़ करके जाना पड़ा। मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था का क्या किया, स्थापना किया। और मेजनी ने यंग यूरोप, अगर यूरोप बोले यूरोप तो 1834 में, और यंग इटली, इटली माने 31 है ना, यूरो मीन्स 34, तो याद रखिएगा इटली मीन्स 31, मतलब यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834। 1848 में मेजनी ने पुनः इटली आया और मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का जो शासक था वो क्या किया, चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों पर क्या किया, विलय करना चाहता था। पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, मतलब रुक गया। अब मेजनी क्या किया, पुनः पलायन कर गया, मतलब यहाँ से चला गया। ठीक है, अगला है काउंट काबूर। सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था। 1853 से 54 के क्रीमिया के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस के तरफ से भाग लिया। काउंट काबूर फ्रांस के नेपोलियन III से एक कूटनीतिक संधि की ऑस्ट्रिया को क्या किया, पराजित किया, मतलब हरा दिया। काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को हरा करके लोम्बार्डी और पिडमॉन्ट पर क्या किया, कब्जा कर लिया। फ्रांस को मदद करने के बदले में काबूर ने निस और सेवाय नामक रियासत फ्रांस को दे दिया। 1860 से 61 तक काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत को क्या किया, मिला दिया। 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी सब रियासत को क्या किया,
मिला दिया। अब है नेक्स्ट है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से एक नाविक था। मेजनी के विचारों का क्या करता था? समर्थक था। परंतु बाद में काबुल संवैधानिक राजतंत्र का क्या बना? पक्षकार बन गया। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां क्या करना चाहता था? गणतंत्र को स्थापना किया। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण कर योजना बनाया तो काबुल ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी, और इस बीच गैरीबाल्डी की भेंट किससे हुई? काबुल से हुई। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। दक्षिण इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को दे दिया। किसको दे दिया? विक्टर इमैनुअल को। 1862 में गैरीबाल्डी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1871 में फ्रांस और प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर इमैनुअल ने रोम को इटली में क्या किया? मिला दिया। रोम और अपना राजधानी क्या किया? घोषित कर लिया। इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ, मतलब वहां तक पूरा समाप्त हो गया। जर्मनी के एकीकरण के बाधक तत्व क्या था? कि जर्मनी के एकीकरण काहे नहीं हो पाता था? तो जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे और बड़े बड़े राज्यों में क्या था? विभक्त था, मतलब अलग अलग था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बाहुल्य थे। राष्ट्रवाद के भावना का क्या था? एक अभाव था। जो देश के प्रति होना चाहिए उसका क्या था? एक अभाव था। जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व क्या थे? 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया। बुद्धिजीवी और कलाकारों जैसे हिंगेल, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम द्वारा राष्ट्रवादी विचारों का क्या था? प्रभाव था। 1834 में व्यापारियों द्वारा जालबेरिन नामक आर्थिक संघ का निर्माण किया। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा ब्रुसेन सेप्ट नामक संस्था की स्थापना की। मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून कार्लसबाद के आदेश। विलियम एवं बिस्मार्क का क्या हुआ? योगदान। बिस्मार्क के बारे में जानेंगे। बिस्मार्क कौन था, क्या था? तो बिस्मार्क प्रासा के शासक का जो विलियम का चांसलर था। ठीक है, बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रेसा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हिंगेल के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। बिस्मार्क रक्त एवं लौह नीति का क्या किया? अवलंबन किया था। 1864 में ऑस्ट्रिया के बाद साथ मिलकर डेनमार्क को क्या किया? पराजित किया। कौन? बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से स्लेस्विग और हॉलेस्टीन को डेनमार्क से छुड़ाया। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से संश्लेषित और हॉलेस्टीन को डेनमार्क से क्या किया? छुड़ाया। 1866 में ऑस्ट्रिया प्रेसा के बीच क्या हुआ? सेडोवा का युद्ध हुआ। किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और प्रेसा के बीच में। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या हो गई? पराजय हो गई तथा प्रेसा से प्रभुत्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क प्रेसा के शासक विलियम का चांसलर था। कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रेसा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हिंगेल के विचारों से क्या था? प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त एवं लौह नीति का क्या किया? अवलंबन किया। 1864 में प्रेसा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को क्या किया? पराजित किया, मतलब हरा दिया। बिस्मार्क ने स्लेस्विग पर जर्मन का अधिकार एवं हॉलेस्टीन पर ऑस्ट्रिया का क्या था? प्रभुत्व माना। हॉलेस्टीन की जर्मनी आबादी को भड़काकर, मतलब भड़काना मतलब उसको क्या है? काना फुसकी करना, जो भी करना उसको, मतलब किसी तरह से उसको भड़का देना। भड़काकर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध के माहौल का क्या किया? निर्माण किया। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रेसा के बीच में सेडोवा का युद्ध हुआ। दक्षिण जर्मन राज्यों में हस्तक्षेप एवं स्पेन की राजगद्दी के सवाल पर फ्रांस से युद्ध का माहौल का निर्माण किया, है ना? किसी तरह से करना है। 1870 में फ्रांस और प्रेसा के बीच सेडोन, देखिएगा यहाँ पे क्या है कि 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रेसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था।
और 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच में सेडोन का युद्ध हुआ था। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ हुआ था किसके बीच में, ऑस्ट्रिया और फ्रांसा के बीच में सेडेवा का युद्ध हुआ था। यहाँ पे है कि फ्रांस और फ्रांसा, यहाँ ऑस्ट्रिया और फ्रांसा है, यहाँ पर फ्रांस और फ्रांसा के बीच में 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। 10 मई 1871 को फ्रांस और फ्रांसा के बीच में फ्रैंकफर्ट की संधि, 10 मई 1871 को। 1871 ईस्वी में जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण पूर्ण हो गया। मतलब यहाँ पे जितना काम था वो क्या हो गया, सभी सफल हो गया। यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, मतलब एक प्रेरणा देता है, उत्साह देता है। यूनान के यूरोपीय सभ्यता का पालन भी कहा जाता है। यूनान तुर्की साम्राज्य के क्या था, अधीन था, उसके आगे नतमस्तक था। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का या VVI क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितेरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। मतलब किसी तरह से अलग होना है, इस विचार से। इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस यूनान के स्वतंत्रता का पक्षधर था। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांती के नेतृत्व में यूनान में क्या किया, विद्रोह शुरू हुआ। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस तथा रूस तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थक के संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया और तीनों की संयुक्त सेना नवारियों के खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्रित हुई और युद्ध में मिस्र और तुर्की बुरी तरह से क्या हो गया, पराजित हो गया, मतलब हार गया। तो उसके बाद में 1829 में एड्रियानोपुल पल है ना, इसको यहाँ पर क्या जाएगा, पुल, एड्रियानोपुल की संधि हुई जिसके तहत यूनान में स्वायत्तता दिया गया। 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। हंगरी क्या है, हंगरी पर ऑस्ट्रिया का क्या था, प्रभुत्व था, मतलब अपना एक आधिपत्य जमा करके रखता था। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। हंगरी ने 1848 में आंदोलन का नेतृत्व कोसुत और फ्रांसीसी डीक के द्वारा किया। 31 मार्च 1848 को हंगरी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव क्या किया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट है पोलैंड। पोलैंड पर रूस का क्या था, प्रभुत्व था। 1830 ने पोलैंड में भी रूस से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ, परंतु रूस ने पोलैंड के विद्रोह को क्या किया, दबा दिया। मतलब उसको किसी तरह कमजोर पार्टी को हर कोई दबा देता है, तो इसको भी दबा दिया गया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड क्या हो गया, आजाद हुआ और बोहेमिया क्या है, ऑस्ट्रिया के अधीन था। बोहेमिया में बहुसंख्यक जनता चेक प्रजाति की थी। ऑस्ट्रिया बोहेमिया का स्वायत्तता देने की क्या की, मांग को स्वीकार कर लिया, परंतु आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण इसे क्या किया, कुचल दिया गया। तो हाँ, कमजोर को क्या किया, कुचल दिया आंदोलन। राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव क्या थे, तो राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर उनके राष्ट्रों में क्रांतियां, आंदोलन और नए राष्ट्रों का उदय होने लगा। राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या था, एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों पर भी पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास से प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासक क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, कमजोर कर दिया और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को क्या किया, बढ़ावा दिया और भारत के यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ।